नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं सर्वजीत आर्या, प्रांतीय उप महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। हमेशा की तरह एक बार बहुत सुंदर सा वीडियो, मिशनरी वीडियो लेकर हम आप सभी के लिए लाए हैं। आज हम एक स्पीच का जिक्र करेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, और ये जो विषय आज का है वो हम आपको बता दें। भाषण प्रतियोगिता जो होती हैं विद्यालयों में या सामाजिक संगठन जो करते हैं, तो उस संबंध में बाबा साहब के क्या विचार हैं। आखिर भाषण जो कला है वो हमारे लिए, एक मिशनरी के लिए, समाज के लिए कितना ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, ये हमें यहाँ पर बाबा साहब की स्पीच में देखने को मिला। तो मेरा विचार मन में आया कि क्यों ना हम इस स्पीच को सार्वजनिक करें, सभी लोगों को बताएं। आप हमारे हाथ में जो बुक देख रहे होंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, और इसका खंड, ये 40वां जो खंड है, ये आप देख रहे होंगे। इसी का आज हम परिप्रेक्ष्य ले रहे हैं। इसी का पेज नंबर 252 पर एक जो स्पीच है बाबा साहब का, जो बाबा साहब ने किसी विद्यालय में दिया था भाषण प्रतियोगिता के दौरान, उस स्पीच को हम आज आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसकी भूमिका सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, राजनीति की लगाम शिक्षा के बगैर हाथ नहीं आने वाली। बुधवार दिनांक 14 जनवरी 1948 के दिन मुंबई के धोबी तालाब नाइट स्कूल के छात्रों की भाषण प्रतियोगिता समारोह शाम 8 बजे सिद्धार्थ कॉलेज में हुई। इस समारोह की दो बातें विशेष थी जो सहज ही प्रकट हो रही थी। पहली खास बात ये कि अंग्रेजी के ABC अक्षरों का विस्तार कैसे किया जाता है, ये सीखने वाले इन छात्रों के इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बड़ी आत्मीयता के साथ उपस्थित थे। दूसरी खासियत थी छात्रों में हीन भावना। दरिद्रता का कारण जिन युवकों को बचपन में ही मन मसोस कर स्कूल की सीढ़ियाँ उतरकर मिल कारखानों की राह पकड़नी पड़ी थी, ऐसे 350 युवक अब नौकरी करते करते इस नाइट स्कूल में पढ़ने लगे थे। इन्हीं छात्रों का ये कार्यक्रम था। अध्यक्षता करने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के वाइस चेयरमैन DG जाधव को आमंत्रित किया गया था। परीक्षक समिति में आयुष्मान हुदलीकर, आयुष्मान केलसीकर और आयुष्मान भास्कर राव भोसले थे। भाषण प्रतियोगिता के लिए 3 विषय दिए गए थे। नंबर 1, अस्पृश्य युवकों के कर्तव्य। नंबर 2, हिंदू धर्म के बारे में मुझे क्या लगता है। नंबर 3, फिल्में देखना अच्छा है या बुरा। 9 छात्रों ने इस स्पर्धा में हिस्सा लिया था और पुरस्कार जीते। कुंवर हटे, कुंवर काम्बले और कुंवर जाधव ने, इन्होंने पुरस्कार जीते थे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के रूप में। इस अवसर पर नाइट स्कूल के प्रबंधक, वाद विवाद मंडल के सचिव और समारोह अध्यक्ष के भाषण हुए। उनके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, प्रिय मित्रों, आज जो भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ है उसमें जिन छात्रों ने हिस्सा लिया उनकी सोच और मेरी सोच में बहुत फ़र्क है। ऐसा मुझे लगता है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उनका काम उत्सुकता जगाने वाला रहा। ऐसा शायद खुद उन्हें भी नहीं लगता होगा। हालांकि अपना भाषण अच्छा नहीं हुआ इसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है ये आपका पहला ही अवसर हो। जिन्होंने कोशिश करके इतने बड़े जन समुदाय के सामने बोलने का साहस किया, वे सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि भाषण एक कला है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस कला को सीखने में। कुछ लोगों में ये कला हो सकता है कि पैदाइशी हो। महाराष्ट्र में नामदार गोखले निष्णात वक्ता थे, इस बारे में 2 राय नहीं हो सकती है। कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में नामदार गोखले प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान किसी वक्ता का वहां भाषण हुआ। मेहमानों के प्रति आभार प्रकट करने का काम आयुष्मान गोखले को दिया गया था। आयुष्मान गोखले अपना भाषण लिख कर लाए थे। इतना ही नहीं, भाषण उन्होंने याद भी कर लिया था, लेकिन वे जब बोल रहे थे तब किसी ने कुछ इशारा किया और वे अपना भाषण भूल गए। 1-2 मिनटों में ही वे सभागार से बाहर निकल गए। इस घटना ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। मेकाले नामक एक लेखक की सारी किताबें याद करने की उन्होंने ठान ली। मेकाले का पूरा साहित्य उन्होंने याद कर लिया। उनके कमरे में हर तरफ आईने लगे हुए थे। भाषण करते हुए वे अपने आप को आईने में देखा करते। भाषण करते हुए अपने हाथ, अपने बाल, अपनी मुद्राएं वे आईने में देखा करते। आजकल मिस्टर चर्चिल को हाउस ऑफ कॉमन्स में अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व रखने वाला वक्ता माना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने से पहले वे भी अपना भाषण लिखकर तैयार रखते हैं।
वह तात्कालिक पर बोलने वाले वक्ता नहीं है। श्रोताओं से आश्चर्य निकले, अपने को कुशाग्रों में अग्रणी माना जाए, इसलिए महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ वह अपने शर्ट के स्टिक कप पर लिख कर ले जाते हैं। किसी के विरोध के बाद ही उनके भाषण में रंग चढ़ता है। मिस विल्सन ये जानती थी। तब लेबर पार्टी ने तय किया कि उनके भाषण का विरोध नहीं करेंगे ताकि उनके भाषणों की रंगत ही न बढ़े। इससे चर्चिल के भाषण एकदम असर ही होने लगे। इसलिए आप लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रजातंत्र के युग में बेहतरीन भाषण कला की बहुत ज़रूरत है। जो बोलने की कला के सहारे दुश्मन का मन जीत लेता है, वह महापुरुष होता है। ये बहुत सुंदर विचार यहाँ पर बाबा साहब का आप देख सकते हैं। एक बार पुनः हम इसको रिपीट कर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इसलिए आप लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रजातंत्र के युग में बेहतरीन भाषण कला की बहुत ज़रूरत है। जो बोलने की कला के सहारे दुश्मन का मन जीत लेता है, वह महापुरुष होता है। इस कला को आत्मसात करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं खुद भी पहले डरपोक था। बाबा साहब स्वयं के बारे में कहते हैं कि मैं खुद भी पहले डरपोक था। एल्फिंस्टन कॉलेज में मैं जब प्रोफेसर था, तब छात्रों के सामने भाषण देते समय शुरू में मेरा मन भी डामाडोल हुआ करता था। उच्च वर्णियों के आगे महार का बच्चा बोला तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा डर मुझे लगता था। बहस मुबाहिसों में मैंने ज़्यादातर हिस्सा नहीं लिया। उस वक्त मुझे लगता नहीं था कि मैं अच्छा बोल पाऊंगा, अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह लिख सकता हूं, कम से कम मुझे उस वक्त ऐसा लगता था। लेकिन कड़ी मेहनत और लगन को अपनाकर मैंने ये कला विकसित की है। इस मामले में मैंने मेहनती प्रयत्न किए हैं। 13 बार मैंने अपने भाषण लिखे हैं। ध्यान देने वाली बात है, 13 बार मैंने अपने भाषण लिखे हैं। ये बात बाबा साहब स्वयं कहते हैं। इससे बेहतर कोई भी कुछ अधिक बता नहीं पाएगा। इस बारे में यकीन होने के बाद ही मैं अपना भाषण दिया करता था। कितनी बेहतरीन तैयारी के साथ बाबा साहब अपना स्पीच देते थे, ये यहाँ पर वो स्वयं जिक्र कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय में। आज मैं जो कुछ थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, वह सब मेरे पूर्व परिश्रम का ही फल है, ऐसा कहना पड़ेगा। आज छात्रों के जो भाषण हुए, उनमें मैं वाक्पटुता नहीं तलाशता। मैं किसी और नज़रिए से इनकी ओर देख रहा था। बताने लायक बात यह है कि सबकी भावनाओं में मुझे एक ही स्वर सुनाई दिया। 20 सालों तक किसानों की तरह मैंने खेती की, हल चलाया, कंकड़ पत्थर हटाए, आज उस ज़मीन में अंकुर उगा है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अनगिनत लोगों के सामने मैंने भाषण दिया है। बहुत सारे लोग मेरा भाषण सुनने के लिए आते रहे हैं। उस वक्त कभी मुझे लगता कि मैं कहीं किसी बाबा की तरह का काम तो नहीं कर रहा हूँ। आज युवाओं में जो जागरूकता देख रहा हूँ, तो लगता है कि वे समाज में कुछ स्थान हासिल करना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपने पुरखों की तरह कलंकित जीवन में बिताना नहीं चाहते। सभी के भाषणों में मुझे यही स्वर सुनाई दिया। ये बात बाबा साहब भाषण प्रतियोगिता के बाद अपना संबोधन में कहते हैं। और आगे इस बात को कहते हैं कि शिक्षा और विद्या के बिना अपना उद्धार संभव नहीं है। अपने जीवन में मैंने कई तरह के काम किए। राजनीति में मेरे जीवन का महत्वपूर्ण समय बीता। अभी राजनीति की लगाम उच्च वर्णियों के हाथ में है। लगाम को अपने ही पास रखने के लिए उच्च वर्णियों की कोशिश जी जान से चल रही है। श्रेष्ठ दर्जे की मौके की जगह हासिल करने के लिए जो शिक्षा चाहिए, वह उच्च वर्णियों के अलावा अन्य किसी को अभी प्राप्त नहीं हुई है। कहा जाता है कि जिसके हाथ में झूले की डोर होती है, पालने की डोर होती है, वही दुनिया का उद्धार कर सकता है। इसी प्रकार राजनीति की लगाम विद्या के बगैर अपने हाथ नहीं आने वाली। सत्ता को अपने कब्जे में करने के लिए कई लोगों की कोशिश जारी है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। इस फर्क की जड़ यही है, इंजीनियर, कलेक्टर आदि पद उच्च वर्णियों को केवल इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनके पास विद्या है। 100 में से करीब 99 इंजीनियर, 99 कलेक्टर उच्च वर्ण के होते हैं। सो अपने मातहत की जगह वे अपने ही लोगों को देते रहते हैं। केवल क्लर्क बनने के लिए इस नाइट स्कूल का आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि मौके की जगह पाने के लिए भी आप काबिल बनेंगे। रात्रि की स्कूल की कोशिशें प्रशंसनीय हैं। इस स्कूल की मैं जितनी हो सके हर तरह से मदद करूंगा। नाइट स्कूल को सालाना 1000 रुपयों की ग्रांट देने का मैंने निश्चय किया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के लिए जो 200 से 300 रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, वह भी मैं दूंगा। अर्थात जो देना मेरे लिए संभव है, वह सब कुछ दूंगा। आप सबको इस बात का लाभ उठाना होगा। और एक बात, आप लोगों को साफ़ सुथरा रहना होगा।
यहाँ कुछ छात्रों को मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए देखा है। किसी मैगजीन के एक अंक में महार और उनके जगमगाते कपड़े शीर्षक से एक लेख छपा है। असल में वह वस्तु स्थिति नहीं है, बल्कि केवल प्रशंसा है। कहावत मशहूर है, एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा। बाहर निकलते समय आपके कपड़े बिल्कुल साफ होने चाहिए। आपका पहनावा देखकर ही लोगों के मन में पहले आपके बारे में आदर उत्पन्न होना चाहिए। मेरा काफ़ी पैसा कपड़ों पर ही खर्च होता है। शर्ट, पैंट, कॉलर्स मेरे पास कितने हैं इसका खुद मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। ये बात सच है कि मेरे पास दर्जनों कपड़े हैं। कई बार उन सब से इतना ऊब जाता हूँ कि लगता है कि सबकी नीलामी कर दूँ। जिस प्रकार आपको साफ़ सुथरा रहना होगा, उसी प्रकार आपको स्वाभिमान के साथ भी रहना होगा। पाटिल, मैं आपके जूते बराबर हूँ वाली सोच आपको छोड़ देनी चाहिए। किसी से अपमान सहने के बजाय मर जाना पसंद करूँगा, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। आपको खूब पढ़ना चाहिए। हर रोज़ एक आध किताबें पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आप में आत्मविश्वास पैदा होगा। अपनी नई इमारत खड़ी हो जाने पर 1000 से 2000 छात्रों का प्रबंध किया जा सकता है। दिन भर काम कर रात 8 से 10 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं। ये निश्चित ही प्रशंसनीय है। आप सबको सफलता मिले, यही कामना मैं करता हूँ। और ये इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब ने अपने स्पीच को समाप्त किया। साथियों, कैसा लगा आज का ये स्पीच? जनरली तौर पे हम भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को, युवाओं को भाषण प्रतियोगिता कराएं और उस भाषण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवा सम्मिलित हों, ताकि उनके अंदर भाषण कला जब विकसित होगी तो निश्चित मानिए कि जब भाषण कला होगी तो वो सामने वाले व्यक्ति का मन और दिल और जीतने का काम करेंगे। भाषण कला जितनी अच्छी व्यक्ति की होगी, निश्चित है विचारों का उतनी ही तीव्र गति से विस्तार होता है, प्रचार होता है, प्रसार होता है। और ये विचारधारा ही है जो समाज को जागरूक करने का काम करती है। आज हम सभी का ये महती दायित्व है कि हम इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन कर बाबा साहब की विचारधारा को तीव्र गति से जन जन तक पहुँचाने का काम करें, भारत को बौद्ध में बनाने का काम करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं सर्वजीत आर्या, प्रांतीय उप महासचिव आबाज का उत्तर प्रदेश, एक बार पुनः आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम।